बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। पाकिस्तान आईसीसी और भारतीय बोर्ड को घुटनों पर ले आया है। जय शाह की सारी अकारी अकड़ निकल गई है। नो हैंडशेक और चेयरमैन पीसीबी से एशिया कप लेने का बाइकआउट करने वाले अब मोहसिन नकवी के आगे पीछे फिर रहे हैं। जय शाह ने पहले पाकिस्तान को मनाने के लिए श्रीलंका और यूएई बोर्ड से दरख्वास्तें कराई। बात बनती नजर ना आई तो सिंगापुर बोर्ड के सरबराह और डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा को मुसालती मिशन पर पाकिस्तान भिजवाया कि किसी तरह पाकिस्तान को मना लो। पाकिस्तान के असूली मौके से बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से आउट करने वालों के होश ठिकाने आ गए हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी के नुमाइंदों को लाहौर में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम के सामने बिठा दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा के दरमियान तवील मुलाकात हुई जो 5 घंटे से जायद जारी रही। मुलाकात में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी शरीक थे। अगरचे टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन मेगा इवेंट का मुस्तकबिल पाकिस्तान की हां से जुड़ा है। अब सब नजरें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात पर है। जराए बताते हैं कि मोहसिन नकवी वजीर आजम को आईसीसी के वफ्द से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे, जबकि भारत के खिलाफ मैच खेलने से मुतल्लिक हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। जराए बताते हैं कि पाक भारत मैच से मुतल्लिक फौरी तौर पर किसी पेशरफ्त का इम्कान नहीं। मुमकिन तौर पर पाक भारत मैच से मुतल्लिक फैसला 12 फरवरी को होगा। जराए का कहना है कि आईसीसी से पाकिस्तानी शराइत पर ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि वर्ल्ड कप में मसला बांग्लादेश का था। आईसीसी और बांग्लादेश में बातचीत चल रही है, इधर से जवाब का इंतजार कर रहे हैं जिसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। पाकिस्तान किसी धमकी से नहीं डरता। लाहौर में होने वाले आईसीसी, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अहम सह अफ्रीकी मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आई। इसके मुताबिक पीसीबी और आईसीसी के लाहौर में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो अपने लिए किसी किस्म की रियायत या फ़ायदा नहीं मांग रहा। ताहम बांग्लादेश के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर खामोश नहीं रह सकता। पीसीबी ने बांग्लादेश के हक में मजबूत आवाज़ उठाते हुए आईसीसी से मुतालबा किया कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की आमदनी से इसका पूरा और जायज़ हिस्सा दिया जाए। मुज़ाकरात में यह मुतालबा भी सामने आया कि भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर में बांग्लादेश का तयशुदा दौरा यकीनी बनाए और किसी भी यकतरफा फैसले से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान ने आईसीसी पर जोर दिया कि वह हुकूमती सतह पर किए गए फैसलों की मुकम्मल पासदारी की जमानत दे ताकि क्रिकेट मामला सियासत की नजर न हो। जराए का कहना है कि इजलास में ये बात यकीनी बनाई जाए कि किसी भी बोर्ड मेंबर को बांग्लादेश की तरह वर्ल्ड कप से बाहर नहीं किया जाएगा और तमाम फैसले शफाफ, गैर जानिबदाराना और खेल की रूह के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान की जानिब से इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत को गेम ऑफ जेंटलमैन की रवायत पर अमल करने का पाबंद किया जाए और क्रिकेट को बाबी एहतराम और खेल के असूलों के तहत आगे बढ़ाया जाए। राय के मुताबिक आईसीसी ने कहा कि वो भारतीय बोर्ड से बात करेगा कि खेल की रूह के मुनाफिक इक़दाम से गुरेज करे और हैंडशेक जैसे इश्यूज को बढ़ावा मत दे। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया जो पहले पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट पर पाबंदियों से डरा रहा था, वो भी अब लाइन पर आ गया है। भारतीय मीडिया मानने पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तान मुज़ाकराती गेम पाकिस्तानी शराइत के गिर्द घूम रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी के लिए आईसीसी के सामने 3 बड़ी शराइत रखी है। भारतीय न्यूज़ चैनल एनडीटीवी ने दावा किया कि पीसीबी ने आईसीसी से मुतालबा किया है कि बांग्लादेश को ज्यादा मुआवजा दिया जाए ताकि आलमी क्रिकेट में इसकी बढ़ती हुई शराकत का एतराफ़ किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि बेहतर फंडिंग से बांग्लादेश की क्रिकेट में इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों की तैयारी और कौमी टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय मीडिया के दावे के मुताबिक पीसीबी की दूसरी शर्त यह है कि बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बावजूद इवेंट में शिरकत की फीस दी जाए। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुतालबे के पीछे दलील दी गई है कि टीमें किसी भी आलमी इवेंट के लिए भारी सरमायाकारी करती है और उन्हें कारकर्दगी से कतई नज़र कम अज़ कम माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी शर्त के तहत पीसीबी ने आईसीसी से मुतालबा किया कि बांग्लादेश को मुस्तकबिल में किसी बड़े आईसीसी इवेंट की मेज़बानी दी जाए और इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बांग्लादेश के पास अब मतलूबा सहूलियात और शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो किसी भी आलमी इवेंट की कामयाब इनेकाद की सलाहियत रखती है। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ और भारत पर तनकीद कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेट पर सियासी असर रसूख बढ़ाकर आलमी खेल को यरगमाल बना लिया है। भारत की इजारादारी ने आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल और वर्ल्ड कप के माली फ़ायद को शदीद खतरे में डाल दिया है। भारत की हटदर्मी के बायस वर्ल्ड कप की साख मुतासर हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खेलों में सियासत की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का ऐलान करके आलमी क्रिकेट को हड़ताल की शक्ल में खबरदार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि इस फैसले से आईसीसी को माली नुकसान होगा क्योंकि पाक भारत मैच से $250 मिलियन के रेवेन्यू की तवक्को है।
मैच ना हुआ तो वर्ल्ड कप ही नहीं, आने वाले टूर्नामेंट्स में भी इसके असरात होंगे, जिससे आईसीसी का दिवालिया निकल सकता है। दूसरी जानिब भारतीयों के हवास पर पाकिस्तान सवार है, जिसकी झलक वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में नजर आई। भारतीय ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप जियो हॉटस्टार के शायकीन इस वक्त हैरान रह गए जब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान अचानक पाकिस्तान रिव्यू नशर हो गया। उधर T20 वर्ल्ड कप के इब्तदाई मैचेस में एसोसिएट टीमों की जानिब से टेस्ट प्लेइंग ममालिक को चैलेंज करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और नीदरलैंड मैच सनसनीखेज रहा। ओपनिंग के बाद पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर नाकाम हुआ, लेकिन फहीम अशरफ की जारहाना बैटिंग ने आखिरी ओवर में ग्रीन शर्ट्स को फतह से हमकिनार किया। पाकिस्तान के ग्रुप में भारत और अमेरिका का मुकाबला भी दिलचस्प रहा। भारत की पहली 6 विकेटें सिर्फ 77 रन पर गिर गई। अभिषेक शर्मा और शयोम दुबे की हिस्से में गोल्डन डक आई। कप्तान सूर्य कुमार यादव के 84 रन की इनिंग्स ने भारत की इज्जत बचाई। भारत ने मैच 29 रन से तो जीत लिया, लेकिन अमेरिका की टीम की परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान और अमेरिका की टीमें मंगल को कोलंबो के ग्राउंड में आमने सामने होंगी। ग्रुप बी में नेपाल के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के छक्के छुड़ा दिए। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड 4 रन से मैच तो जीत गया, लेकिन नेपाल की परफॉर्मेंस को देखते हुए अपसेट का इम्कान है। ऐसे वक्त में जब सब नजरें वर्ल्ड कप और 15 फरवरी के पाक भारत मैच पर थी, पीसीबी ने पीएसएल की सबसे महंगी ऑक्शन करके बड़ा छक्का मार दिया। पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स को ऑक्शन के लिए पेश किया। बेस प्राइस 1 अरब 82 करोड़ रुपए रखी गई। वलीटेक ग्रुप ने 2 अरब 45 करोड़ रुपए की बोली लगाकर 10 साल के लिए टीम खरीद ली। नीलामी के बाद गुफ्तगू करते हुए वलीटेक ग्रुप के एहसन ताहिर ने कहा कि वो अपनी टीम के लिए मुल्तान की जगह रावलपिंडी का नाम मुंतखब करना चाहते हैं, जिसकी वजह यह है कि वो रावलपिंडी की गलियों में ही पले बढ़े हैं। यूं इस बोली के साथ ही मुल्तान सुल्तान्स और अली तरीन पीएसएल से आउट, जबकि रावलपिंडी और वलीटेक के एहसन ताहिर इन हो गए हैं। 2 अरब 45 करोड़ रुपए के साथ रावलपिंडी पीएसएल की महंगी तरीन टीम बन गई है। पीएसएल का मेला तो T20 वर्ल्ड कप के बाद 26 मार्च से शुरू होगा, लेकिन इससे पहले देखना है कि T20 वर्ल्ड कप किस तरह से आगे बढ़ता है। 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच होगा या नहीं होगा, इवेंट में कौन सी एसोसिएट टीमें अपसेट कर सकती हैं, कोलंबो में पाकिस्तान और आईसीसी की मीटिंग को लेकर क्या उम्मीदें हैं, 15 फरवरी के मैच से क्या तैयारियां हैं, और आईसीसी के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ और इसकी क्रिकेट के मुस्तक़बिल पर असरात के हवाले से बात करने के लिए के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, और फिर कोलंबो में मौजूद हमारे नुमाइंदे शकील खटन। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला तो किया कि वो 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी, अलबत्ता बाकी 3 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके बाद हम बाकायदा तौर पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। चेयरमैन पीसीबी की आईसीसी के नायब सदर, बांग्लादेश बोर्ड के साथ के जो चीफ है उनके साथ तवील बैठक हुई है। आपके पास कोई इनसाइट है 15 फरवरी का इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। मैं समझता हूँ कि मसाइल तो अभी तक मौजूद हैं, अभी तक एक टेंशन है, गैर यकीनी की कैफियत है, लेकिन आइंदा 24 से 48 घंटे बड़े अहम है, क्योंकि जो मीटिंग हुई कल आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम की, उस मीटिंग में जो 4.5 घंटे तक जारी रही, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, और उसमें मुबशिर उस्मानी साहब जो मुत्तहिदा अरब अमारात के क्रिकेट बोर्ड के हैं, वो भी टेलीफोन पर शरीक हुए। तो उस मीटिंग में पाकिस्तान ने भी कुछ शराइत रखी है, और वो शराइत लेकर इमरान ख्वाजा साहब गए आईसीसी के पास। आईसीसी क्या, वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो जय शाह से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जय शाह के वो बड़े करीब है। तो उसके बाद जब वहां से गो अहेड का सिग्नल आएगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी जो है कुछ शराइत मान ली गई है, सारी की सारी मान ली गई है, कुछ मान ली गई है, और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। क्योंकि आप देखें कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कैबिनेट की मीटिंग में ये कहा कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश के साथ जो उसने नारवा सलूक इख्तियार किया है। तो ऐसी सूरत हाल में चूंकि अब हुकूमत इन्वॉल्व हो गई है, तो हुकूमत से ही क्लियरेंस मिलेगी तो पाकिस्तान जाएगा। भारतीय मीडिया जितना चाहे प्रोपेगेंडा करता रहे। ठीक, मगर अब ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने और इंडिया स्पेशली इसको हाईलाइट कर रहा है कि आईसीसी के सामने 3 शराइत रखी हैं कि पाकिस्तान चाह रहा है कि हमारा एनुअल फंड में इजाफा किया जाए, भारत के साथ बायलैटरल सीरीज़ है वो बहाल हो, और बांग्लादेश के नुकसान का इजाला किया जाए, और स्पेशली वो जो नो हैंड शेक पॉलिसी भारत की तरफ से है उससे भारत को पीछे हटना चाहिए ताकि गेम अपनी स्पिरिट के हवाले से बहाल की जाए। आपके पास भी यही शराइत है, और इन शराइत को आप कैसा देखते हैं? अप टू द मार्क है? देखें, जी हाँ, बिल्कुल अप टू द मार्क है, लेकिन हैरत की बात है सलमान कि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो खुद मीडिया को चलाते हैं, तो मीडिया में अगर ये चीजें पाकिस्तान प्रेस रिलीज एक इशू कर देता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि जनाब हमने ये शराइत रखी है, अब गेंद हमने आईसीसी के कोर्ट में फेंक दी है, अब वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें जन्म ले रही है कि पाकिस्तान जो है ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो क्लैरिटी आ जाती। मेरे ख्याल में यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को पुट इन करना चाहिए था कि उस मीटिंग के बाद बहुत सारे मीडिया के लोग गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर खड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। चले मीडिया टॉक ना करें, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करें, लेकिन कम से कम आप एक प्रेस रिलीज तो इशू करें ना कि हमारी जो मीटिंग हुई है फ्रूटफुल रही और इस मीटिंग के में हमने ये डिमांड रखी, बांग्लादेश ने ये डिमांड रखी, तो आप नहीं समझते कि उससे एक क्लैरिटी आ जाती। लेकिन बहरहाल आपकी बात सही है, जो जराए से खबरें हम तक पहुंची हैं, जो आपके पास हैं, वो यही खबरें हैं कि पाकिस्तान में फंड्स का पाकिस्तान का $35 मिलियन मिलता है एक साल का, और आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को चौथे नंबर पर 5% अपनी आमदनी का शेयर देता है। तो पाकिस्तान ने यकीनन ये कहा होगा हमारी वैल्यू है, आप शेयर को बढ़ाइए। फिर बांग्लादेश की कंपनसेशन की बात हुई होगी कि बांग्लादेश को आपने बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया, तो बांग्लादेश को आप मैच पार्टिसिपेटिंग जो टूर्नामेंट की पार्टिसिपेटिंग फी है वो भी दें और इनकी फंडिंग को भी बेहतर करें। तो मेरे ख्याल में ये तजावीज है, लेकिन जय शाह क्या करते हैं, आईसीसी क्या करती है, ये देखना होगा। मगर ये मुमकिन कैसे है बांग्लादेश के नुकसान का अजाला? ये इतना आसान होगा कि पीसीबी कह रहा है आईसीसी से कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बावजूद इवेंट में शिरकत की फीस दी जाए, तो आप समझते हैं इतना आसान होगा? देखिए इस वक्त तो ये पाकिस्तान भारत का मैच आईसीसी के गले की एक ऐसी हड्डी बन चुका है जिसको वो ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आईसीसी जो माली तौर पर एक जबरदस्त किस्म का इदारा है, ऐसी सूरत हाल में वो कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पर इन चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इस वक्त उसे निकलना है। $500 मिलियन का मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, और फिर $250 मिलियन जो है वो कमाता है ब्रॉडकास्टर भी भारतीय है। तो बहुत सारे प्रेशर हैं, तो इन प्रेशर को सस्टेन करने के लिए वो अगर बांग्लादेश को पार्टिसिपेटिंग फीस दे देंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, वो एक बड़ी चीज से निकल जाएंगे। अब देखिए फैसला वो क्या करते हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हमसे बात करते हैं, मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। शकील खटक हमारे साथ हैं। शकील, आईसीसी ने पाक भारत मैच के लिए पीसीबी को बनाने की कोशिशें तो तेज़ की हुई हैं। श्रीलंका में आप हैं, क्या सूरत हाल है? क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड ने भी पाकिस्तान से नज़रसानी की अपील की थी। श्रीलंकन बोर्ड के साथ दीगर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी, आप उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन रही है, वो इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए सलमान, जिस तरह आप श्रीलंकन बोर्ड की बात करें और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की बात करें, अभी जब मैं आ रहा था यहाँ पर एसएससी स्टेडियम से, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम का ट्रेनिंग सेशन था कोलंबो क्रिकेट क्लब के अंदर, और उसके बाद मैं यहाँ पर एसएससी स्टेडियम चला गया जहाँ पर कल पाकिस्तान ने यूएसए का मुकाबला करना है, क्योंकि वहाँ पर ही पाकिस्तान टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सलमान मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ पर यकीन जानिएगा, ऐसे नहीं कि आपने अभी सवाल किया है, बल्कि जब हम गए तो उसके बाद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो जो वहां पर सहाफी बैठे हुए थे, चाहे उनका उसमें जो श्रीलंकन से मेजोरिटी थे और उसके साथ साथ ओमान के कुछ सहाफी हमें मिले और उसके साथ साथ इंडिया का भी एक सहाफी था, तो उनका एक ही सवाल था कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये मैच होगा या नहीं होगा। मैंने कहा देखिए ये फैसला तो हुकूमत ने करना है, बट उनका रिप्लाई साथ में ये भी था कि यार हम तो चाहते हैं कि ये मैच हो और हम काफी उस मैच के लिए पुरजोश हैं। और श्रीलंकन उसमें से एक बोले कि यार हमें श्रीलंका के मैचेस का इतना इंतजार नहीं है जितना इस पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इंतजार है। तो यहाँ से आपको इस मैच की अहमियत का अंदाजा होता है, यहाँ से जो फैंस के जज्बात हैं या जो जर्नलिस्ट हैं, हमारी कम्युनिटी जो है, या बल्कि सबके कि इस मैच के साथ सबकी जो जज्बात हैं वो कितने जुड़े हुए हैं। तो जहां तक बात है तो आपने कल देखा काफी हंगामा खेज किस्म का दिन रहा। मैं लम्हा ब लम्हा पब्लिक न्यूज के नाजरीन को भी अपडेट हम करते रहे। अभी भी इवन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जब मुल्तान की टीम की ऑप्शन हो रही थी उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हुआ उनसे कि आईसीसी धमकी दे रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि वो पाबंदियां लगा सकता है या हमें इस तरह का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर हम ये मैच नहीं खेलते। तो मोहसिन नकवी का जवाब बड़ा सीधा सा जवाब था और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था कि ना तो मैं धमकियों से डरता हूँ ना हमारी हुकूमत धमकियों से डरती है, और आपको तो फील्ड मार्शल का पता ही है। ये जो जवाब था, इस जवाब के अंदर इस जवाब के अंदर सबको मेरा ख्याल है अब हमें जवाब मिल गया है कि इवन भारतीय मीडिया के ऊपर जितना प्रोपेगेंडा पिछले कई दिनों से चल रहा था कि अगर पाकिस्तान 15 तारीख को मैदान में अपनी टीम नहीं उतारती तो इस सूरत में पाकिस्तान को
माली तौर पर नुकसान होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने हुकूमत के कहने के ऊपर मैदान में ना उतरने का फैसला किया। मगर शकील, ये कोई, मुझे तो ये लेम एक्सक्यूज ही लगेगा टीम की किसी हार या बुरी कारकर्दगी के सिलसिले में। अब नीदरलैंड से को हमने शिकस्त तो दी, लेकिन बड़ा गिरते पड़ते पाकिस्तान ने शिकस्त दी। कल अमेरिका के साथ भी हमारा मैच है और यूएसए ने भारत को भी काफी मुश्किल में डाला था। हाँ, अब अमेरिका ने भारत को भी काफी मुश्किल में डाला था। पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीलियों का कोई इम्कान है? देखिए सलमान, इसका सबसे जो दारोमदार है वो कंडीशंस के ऊपर होता है। हालांकि जो नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच है, जिस तरह की प्लेइंग 11 डिसाइड की गई थी रात को, तो जब यहाँ पर ग्राउंड में पहुंचे कोचेस ने पिच को देखा तो एक अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन उनके सामने थी, क्योंकि पिच के ऊपर अच्छा खासा ग्रास था और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कोई ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की विकेट्स है। तो उसके बाद तब्दीलियां की गई हैं और आज भी यहाँ पर जब टीम प्रैक्टिस कर रही थी, तकरीबन 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है, क्योंकि कोलंबो में पिछले 3 दिनों से मुसलसल गर्मी पड़ रही है। हालांकि अमूमन यहाँ पर बारिशें होती हैं, तो यहाँ पर जो गर्मी पड़ रही है उस वजह से भी हम कह सकते हैं कि 1 से 2 तब्दीलियां की जा सकती हैं, क्योंकि जो यूएसए की टीम है, जिस तरह मैं तो वो दौर याद नहीं करूंगा जिस तरह से 24 वर्ल्ड कप के अंदर हमारे साथ हो चुका हुआ है, तो अब वो जख्म अब हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसी तरह से हम भूल सकते हैं कि कल पाकिस्तान बिल्कुल वन साइडेड जीते और हमारा रन रेट थोड़ा सा बेहतर हो इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर भारत के खिलाफ अपना हम मैच फॉरफीट करते हैं तो हमारा रन रेट एटलीस्ट कम से कम इतना ऊपर होना चाहिए, जीतना जरूर, बल्कि एक भारी रन रेट से जीतना है, ये डिफरेंस बड़ा मैटर करेगा। बहुत शुक्रिया शकील खटक हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लाहौर में बसंत मेला अपनी पूरी रानाइयों जोशो खरोश के साथ इख्तिताम को पहुंच गया। तीनों दिन शहरियों ने खूब पेच चढ़ाए। बसंत के 3 रोज में अरबों रुपए का बिजनेस हुआ। 2 से 3 अरब तो डोर और पतंगों की खरीदो फरोख्त पर खर्च हुए, जबकि बारबेक्यू पार्टियों के बायस पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी नुमाया फायदा पहुंचा, जबकि फास्ट फूड और मिठाई की फरोख्त से भी करोड़ों रुपए की आमदन हुई। बसंत पर ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के जरिए 20,68,000 से ज्यादा मुसाफिरों को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई। बसंत शोर शराबे में 8 फरवरी को पीटीआई ने हड़ताल की कॉल भी दे रखी थी, लेकिन जिंदा दिलों के शहर में एहतजाज बोकाटा के शोर में दबसा गया। बसंत के 3 रोज के दौरान दूसरे शहरों से 9 से 10 लाख गाड़ियां लाहौर में एंटर हुई। यूं लोग बसंत का जश्न मनाते रहे और तो और अलीमा खान साहिबा के बेटे समेत पीटीआई के हामियों की बड़ी तादाद ने लाहौर में बसंत के तीनों रोज खूब पेचे लड़ाए। सलमान अकरम राजा, महमूद अचकजई समेत पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की लीडरशिप 8 फरवरी को लाहौर में मौजूद थी, लेकिन वो कोई शो लगाने में नाकाम नजर आए। इस्लामाबाद और पंजाब के बड़े शहरों में कारोबारी जिंदगी और ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक रही। कराची समेत सिंध भर में भी एहतजाज की कॉल को वेलकम नहीं किया गया। आज़ाद कश्मीर बलूचिस्तान के कई शहरों में जुज़वी हड़ताल रही। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जुज़वी हड़ताल और जुज़वी पहिया जाम रहा। पीटीआई एहतजाज की कामयाबी के दावे कर रही है, तो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि लाहौर वालों ने ही नहीं, पाकिस्तान की अक्सरियत ने एहतजाज की कॉल का बोकाटा कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ और अमीर मकाम ने कहा कि अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। पहली दफ़ा देखा है कि पहिया जाम हो गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर में लाखों अफराद बसंत के लिए निकले, लेकिन एहतजाज के लिए कोई नहीं निकला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में बसंत फेस्टिवल से सकाफत बहाल हुई। पंजाब ने मनफी बातें फैलाने वालों, जलाओ घेराओ, फितना फसाद के कल्चर को मुस्तरद कर दिया। पंजाब में जीरो हड़ताल, जीरो शटर डाउन, जीरो पहिया जाम था। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। बसंत का शोर थमने के साथ ही सियासी उफक पर मुज़ाकराती पेचों के लिए सफबंदी भी जारी है। आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से मुलाकात का इम्कान है, जिसके बाद अडियाला जेल में मुलाकात और दीगर मामलों पर ब्रेक थ्रू हो सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ मौके पर कह चुके हैं कि 8 फरवरी के बाद अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से कोई फैसला हो सकता है, लेकिन इसका दारोमदार पीटीआई और अपोजिशन के रवैये पर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम पार्लिमान, अदालत समेत हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं। मुस्तकबिल करीब में लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई प्लान नहीं है। किसी भी कंटेनर की तैयारी या इसका रुख इस्लामाबाद करने के हवाले से खबरें दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई भी कह चुके हैं कि वो आइंदा कोई ऐसा हुक्म नहीं देंगे कि इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़ें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम सबसे पहले चाहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाए। अगर कोई मुज़ाकरात या मुज़ाहमत का रास्ता अपनाया, वो अपोजिशन कायदीन का ही सवाबदीद है। बैरिस्टर गौहर की बातों से लगता है कि 8 फरवरी के एहतजाज को देखते हुए पीटीआई अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रही है। पीटीआई की बदलती हिकमत अमली के साथ हफ्ते का आगाज सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुतल्लिक 13 मुकदमात की समाअत के साथ हुआ। अदालती माहौल भी बदला नजर आया। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर कोई रिलीफ ना मिला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केसेस की समाअत की।
अदालत ने मानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने लतीफ़ खोसा से मुकालबे में कहा कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। जहन में रखें, आपके मुकदमात दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तबा है। हमारे ख्याल में यह केस गैर मौसर हो चुका है। 24 अगस्त 2023 का हुक्मनामा था जिसके खिलाफ केस आया था। सुप्रीम कोर्ट में सैफर केस पर भी अहम पेशरफ सामने आई। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सैफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दिया है। अदालत ने 9 मई लाहौर वाक़यात में बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म भी दिया। साथ ही केसेस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। अब देखना है कि आने वाले दिनों में मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। डेडलॉक से डायलॉग की जानिब सफ़र किस तरह और किस तेजी से आगे बढ़ता है। 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल से अपोजिशन खुद कितनी मुतमईन है, इस पर बात कर लेते हैं। अली बुखारी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। अली बुखारी साहब, 8 फरवरी के एहतजाज की बहुत हाइप क्रिएट थी और अपोजिशन ने ये हाइप क्रिएट की हुई थी जिस वजह से बानी पीटीआई से मुलाकात भी नहीं हो रही थी। हुकूमती लोग खुद भी अब ये कह रहे थे कि 8 फरवरी के बाद शायद मुलाकातें हो जाए। मगर सर, हमने देखा कि केपी जहां आपकी हुकूमत वहां और कोयटा के अलावा कहीं शटर डाउन हड़ताल पर अमल दरामद हुआ नहीं। ये बताइए कि 8 फरवरी के एहतजाज का रद्द-ए-अमल तवक्को के मुताबिक क्यों नजर नहीं आया? क्या हिकमत अमली नाकाम रही या अवाम ने साथ नहीं दिया या आपने इतना ही एक्सपेक्ट किया था? अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। देखिए सलमान भाई, इस तरह नहीं है। लेट मी ऐड फ्यू थिंग्स इन इट। मैं करेक्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं ऐड वर्ड यूज करूंगा। देखिए, मेरा हल्का इस्लामाबाद NA48। आप जरा निकले यहाँ से संडे को, अपने फोटोग्राफर को कहें, अपने जो आपके वीडियोस वाले लोग हैं, कैमरामैन हैं, उनको कहें तो आपको पता चलेगा कि सारा ब्लू एरिया बंद था। F6 बंद था, F7 बंद था, F10 बंद था। आपके जो DHA बैरिया जितनी मार्केट थी सारी की सारी बंद थी और हमने शटर डाउन की कॉल दी थी और शटर डाउन हुआ। और यही हमने एक्सपेक्ट किया था। हमने कोई ताजर तंजीमों को इन्वॉल्व नहीं किया, हमने ट्रांसपोर्टर्स को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि हम ये समझते थे कि हमने 25 करोड़ आवाम को जो मैंडेट चोरी हुआ है 8 फरवरी को, ये उसके दूसरा साल जा रहा है जिसमें हम जीत के इस्लामाबाद से 50 हज़ार वोटों से बाहर बैठे हुए हैं और हारे हुए लोग अंदर बैठे हैं जो आवाम का डिसीजन कर रहे हैं, जिनको आवाम ने निगलेक्ट किया है, जिनको रिजेक्ट किया है, जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं और इसके ऊपर आवाम ने जबरदस्त हमें इसके अंदर रिस्पॉन्स दिया है। मैं अपने शहर के हद तक बता रहा हूँ आपको कि सारा शहर सील था। आप चेक करा लीजिएगा मेरे अल्फाज को, और अगर कोई गलती हुई तो मैं जरूर इस्लाह करूंगा। अली बुखारी साहब, हमने भी अपने और सारे रिपोर्टर्स वगैरह से बहुत सी इन्फॉर्मेशन ली जिसकी बना पर मैंने आपको कोयटा, मैंने आपको KP के, मैंने ये तो कंफर्म किया। अब इस्लामाबाद कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन सर मैं कहीं बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये सवाल तो करना चाहूँगा ना कि आपको नहीं लगता कि 8 फरवरी के एहतजाज के लिए कुछ उम्दा स्ट्रेटजी बनाई जा सकती थी? जस्ट सपोज इमरान खान साहब ने एक बुजुर्ग रहनुमा को सारी जिम्मेदारी दी है, अपोजिशन लीडर बनाया महमूद खान नचज़ई साहब को, ये तमाम वो सड़कों की बजाय कल आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में थे। इसी तरह जब इतवार आमतौर पर दुकानें काफ़ी बेशतर हद तक बंद भी होती है, मार्केट्स भी बंद होती हैं, तो शटर डाउन हड़ताल का ऐलान समझ से बालातर नहीं है? कुछ और कर लेते ताकि और अच्छे से प्रोटेस्ट रजिस्टर हो जाता। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। इसका ये पूरा राइट इमरान खान साहब ने दिया है लामा साहब को और अचकजई साहब को, और हमारी सारी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। नंबर 2 चीज ये है कि हमने तो 8 फरवरी अनाउंस की थी, आज से नहीं की थी, आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले हमने कहा था एहतजाज होगा 8 फरवरी को। और यही बात आप देखेंगे कि बार बार मिनिस्टर्स, इनके फेडरल मिनिस्टर्स इनके कहते थे कि जी 8 फरवरी तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, कि खान साहब की तरफ से कोई और इंस्ट्रक्शन ना आ जाए और इनको जो है अब जान बचाने के लिए भागना ना पड़ जाए। सो कहने का मकसद ये है कि हमने तो इंटेंशनली नहीं 8 फरवरी रखी थी कि जी 8 फरवरी को संडे होगा और हम रख लेंगे, जैसे कि मरियम बीबी ने और पूरी हुकूमत ने बसंत रखी 8 फरवरी को। हमने उससे पहले भी लाइफ में बसंत देखी है, 14 फरवरी को बाहर होता है, 14 फरवरी एक उसके बाद से बाहर स्टार्ट होती थी। इन्होंने इस दफा जल्दी की क्यों? ये तो उनसे सवाल पूछना चाहिए ना कि जी आपने 8 फरवरी को कैसे रख दी जब हमने अनाउंस तो आज से 3 महीने पहले से किया हुआ था। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। हुकूमती वज़रा की जानिब से कहा जा रहा था कि सारा शोर ना 8 फरवरी तक का है, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कर बजा रही। 8 फरवरी के बाद मुलाकात भी हो जाएंगी, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कल भी कोई मुलाकात हो सकती है। इमरान खान साहब की बहनों और वकला में से जुमरात को सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हो सकती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने तो फौरी मुलाकात की इस्तदा तो मुस्तरद की है, अलबत्ता वफाक को कल के लिए नोटिस जारी किया है। बींगा वकील, ज़रा बताइएगा, मौजूदा हालत से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब तो की है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन क्या आप कहेंगे कि इस पर 8 फरवरी का एहतजाज गुजर गया और अब मुलाकातें बहाल भी हो जाएंगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये मैं सुबह से न्यूज़ देख रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में था सुबह कि जब ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद नहीं हुई। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, वो इंटैक्ट है। सिर्फ जज साहब ने ये कहा कि मैं हुकूमती मौक़िफ़ सुन लूँ, सुबह के लिए उनको बुला लेता हूँ।
ठीक है, ये कहा गया कि उनकी रिपोर्ट भी आ जाए ताकि एक तरफा कोई चीज ना आए। कल हमारे हक में इतना मुलाकात का ऑर्डर लेके तो हुकूमत ये ना कहे जी हमें सुना ही नहीं किया। इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा जी एक दिन क्या सुबह उनको बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ठीक। पहली बात तो हो गई है। अब दूसरी बात जो है मुलाकात, देखें मुलाकात हर कैदी का हक है यार। उससे उनके लवाकिन का, उनके दोस्तों का, जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैंग हो गए, उनके हैंग होने तक लोगों और रिश्तेदारों दोस्तों से मुलाकातें होती रही। तो यार खान साहब तो उस मुल्क के वजीर आजम है, उनके भी सिविल राइट्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनके जेल मैनुअल के तहत राइट्स हैं। कौन सा आपने गलत डिमांड कर दिया? सिर्फ फर्क ये है कि खौफ है इनको क्योंकि जाली तरीके से आए हुए हैं, जाली तरीके मैंडेट चोरी करके हुए। क्या हम जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, जरा कोट लखपत जेल का रिकॉर्ड निकालने में सलमान भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर लेके आए। 100 बंदों का लंच होता था दिन को वहां, 100 बंदों का, घर से खाने आते थे, मुलाकातें होती थी, किसी को भी नहीं रोका गया कभी। बिलावल भुट्टो से लेके सारे लोग मिलते थे, वो सियासी लोग नहीं थे और सियासी मुलाकातें नहीं होती थी। जब वो सजा याफ्ता हो के यहाँ से सर नवाज शरीफ को साहब को ट्वीट करना नहीं आता था। अली भाई नवाज शरीफ साहब को उस तरह का ट्वीट नहीं करना आता था। इमरान खान साहब का तो ट्वीट बड़ा तगड़ा होता है ना सर। उसके बाद आ जाता हूँ ना मैं। उसके बाद मियाँ साहब बाहर चले जाते हैं, वो इंग्लैंड बैठ जाते हैं जाके, 4 हफ्तों के लिए गए, 4 साल गुजार के आए। यहाँ का वजीर आजम जिसका नाम शहबाज शरीफ है, पूरी अपनी कैबिनेट के साथ सरकारी खर्चे पे हर हफ्ते में 2-2 दफा जाके वहां से उनसे मशवरे लेके पूछ जाता था। तो क्या वो सदा याफ्ता मुलजिम नहीं थे उस टाइम? क्या उनसे पूछना जायज था और आज इमरान खान साहब से पूछना नाजायज है? यार इस तरह तो नहीं होता ना चीजें। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमसे बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून इस हवाले से कितनी कन्विंस्ड है? कल का एहतजाज किस हद तक, कल की हड़ताल किस हद तक कामयाब रही? जाहिद खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद खान साहब, बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक नहायत कामयाब ये एहतजाज था, शटर डाउन था, पहिया जाम था। मुस्लिम लीग नून का एस्पेक्ट क्या कहता है? आप कैसे देखते हैं? स्पेशली KPK के हवाले से बताइएगा कि किस हद तक ये एहतजाज कामयाब रहा 8 फरवरी का? पता नहीं मुझे, एक्चुअल में ऐसे पीटीआई में इतने सियासी लोग नहीं है जो तहरीकें देखे हो या इस मुल्क में जो तहरीकें चले उसको देखो। अगर उसको देखे होते तो ये कभी भी ना कहते कि कामयाब हो गई। कामयाबी तो दूर की बात है, जीरो कर दिया उसने अपने जो एक स्ट्रगल था उसको भी जीरो कर दिया। देखिए खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपने देखा तो मुझे तो हैरत हो गई और मुझे अफसोस भी हुआ। अफसोस इस बात पे हुआ कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने कॉल दी थी और वो पॉलिटिकल पार्टी की जो मैंडेट कहती है कि पख्तूनख्वा का मैंडेट हमें मिला, और हकीकत भी है कि उनके पास अभी है इस वक्त, और उस सूबे में अवाम ने इससे लाताल्लुकी इख्तियार की। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है कि उस पूरा सूबे के जो अवाम है, चाहे वो ट्रेडर्स है या गाड़ी चलाने वाले हैं, किसी ने उसकी तवज्जो नहीं दी कि ऐसा कोई हड़ताल है या कोई चीज है। तो ये उनके लिए लहमे फिक्र है। मुझे नहीं पता कि वो कैसे कह रहे हैं। सर आपके पास देने के लिए क्या है? अगर जस्ट सपोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर भी दिखाए तो क्या रिलीफ दे सकती है हुकूमत? क्या इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है? देखिए जी, मेरे ख्याल में ये सारे बातें जब मिल बैठ के तो फिर आके डिस्कस होगी कि ये क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या चाहती है। देखिए अभी तक तो सिर्फ मफरूज़ों पे बातें होती है, ये अपनी बात करते हैं, हुकूमत अपनी बात करती है, लेकिन जब मैं बहुत उत्सुक से कहता हूँ कि जब मिल बैठेंगे तो मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैंने 40 साल सियासत की, ये देखा है मैं इस मुल्क में कि बहुत मुश्किल फैसले सियासतदानों ने की। तो ये भी हो जाएगा, ये कोई मुश्किल फैसले नहीं होंगे। जब आपस में मिल बैठकर जब डिस्कशन होगी, जब मुज़ाकरात होगी तो कोई ना कोई नतीजे पे पहुंचेगा और इंशाल्लाह कोई रिजल्ट निकलेगा कि जो मुल्क और कौम के मुफाद में होगा। अगर जाहिद साहब कुछ हुकूमती अदाओं पर भी तो गौर करना है ना। जुम्मे के रोज़ इस्लामाबाद में इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई, इमाम बारगाह पर हमला हुआ, कई शहादतें दर्जनों उसमें हुई। अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। सर कब तक सर हम दहशतगर्दों पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे? देखिए जी, ये बदकिस्मती है, लेकिन असल में वजह क्या है? वजह इसलिए वो कहता है कि आपको याद होगा कि 2021 में जब बिल्कुल इनका सफाया हो गया था तो ये 40,000 दहशतगर्दों को वापस लेके आए थे वो लोग, और ये कहते हैं कि ये अब ये इस माशरे में रहेंगे और सही रहेंगे और ये कोई दहशतगर्दी वगैरह नहीं करेंगे। और 100 लोगों को ऐसे कि जिनको सजाई मौत भी मिली थी, सदर इल्वी साहब ने उनको छोड़ा था। तो इसलिए उसकी तरफ उंगली उठ रही है कि अगर ये न करता तो उस वक्त तक तो काफी हद तक दहशतगर्दी पे काबू पा लिया गया था। आपको याद होगा कि मलाकन डिवीजन में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी जब जगह जगह पे हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान बंदूक के जरिए बैठे और वहां पे अमेरिकन असला रह गया, तो वो लोग जो इनका साथ दे रहे जो TTP जिसको हम कहते हैं, तो वो उनको असला मिला और उन्होंने वो कार्रवाई शुरू की। तो इस हिसाब से वो
ततार साहब ने मेरे ख्याल में इस अंदाजे से कहा है। लेकिन यही है कि हमें इन चीज़ों को अभी छोड़ना चाहिए और उनको जब उसका चीफ मिनिस्टर आया बेटा तो हमें मिलकर अभी इस दहशतगर्दी के का मुकाबला करना होगा, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे और पार्टीज हो, जो भी कुछ अभी तक किसी ने भी जो कुछ कहा है, अभी इसके बाद मेरे ख्याल में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा ताकि इस दहशतगर्दी अगर हम एक दूसरे के ऊपर ये बात करेंगे और हम एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे तो जाहिर है कि पैदा तो उससे टेररिस्टों को होगा, तो उनको पैदा नहीं होना चाहिए और हमें मिल बैठकर इसका मुकाबला करना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जाहिद खान, आपका बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी। मशाल पाकिस्तान ने पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 का इजरा कर दिया, जिसके मुताबिक मुश्किल जियोपॉलिटिकल हालात के बावजूद इस्लाहाती रफ्तार बरकरार रही। रिफॉर्म्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नेंस में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की पेशरफ्त हुई। एक साल में 135 इदारों में 600 से ज्यादा इस्लाहात नाफिज हुई, जबकि इस्लाहात के हजम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5 गुना इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान डिजिटल नेशन एक्ट 2025 के नफाज से डिजिटल मईशत के लिए कौमी फ्रेमवर्क कायम किया गया, जबकि डिजिटल गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल कमीशन तश्कील दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी एक्ट 2025 के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब को मजबूत बनाया गया। इसके साथ ही डिजिटल अदायगियों के निज़ाम राज से शफाफियत और रफ्तार में नुमाया बेहतरी आई। डिजिटल महारतों के फ़रोग के लिए स्किल टेक पाकिस्तान के तहत 2700 इंटर्नल्स को अमली मैदान में तैनात किया गया और 12600 पेशावराना सर्टिफिकेशंस जारी की गई। नेशनल ICT इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए 1000 से ज़ायद ग्रेजुएट्स को सनद से जोड़ा गया, जबकि मुल्क भर में 20 रोज़गार मराकज़ कायम करके फ्रीलांसिंग को फ़रोग दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम के तहत 7000 से ज़ायद सरकारी अफसरान की तरबियत मुकम्मल हुई और हुआवे ICT प्रोग्राम के जरिए 1 लाख नौजवानों को जदीद डिजिटल महारतें फराहम की गईं। सनती और टेक्नोलॉजी शोबे में पेशरफ्त के तहत हरीपुर में मकामी क्रोम बुक असम्बली लाइन से सालाना 5 लाख यूनिट तैयार करने की सलाहियत हासिल की गई, जबकि गेमिंग और एनिमेशन के कौमी मरकज़ के क़याम के लिए 2.52 अरब रुपए का मनसूबा शुरू किया गया। दिफाई पेंशन निज़ाम में इस्लाहात के तहत डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम मुतारिफ कराया गया और 2,30,000 से ज़ायद पेंशन रिकॉर्ड्स को डिजिटल निज़ाम में मुंतकिल किया गया। तवानाई के शुबे में इस्लाहात के नतीजे में 1.4 खरब रुपए से ज़ायद की तवील मुद्दती बचत मुमकिन हुई, जबकि दरामदात में कमी से तकरीबन $1 अरब की बचत हासिल की गई। रिपोर्ट के मुताबिक गैस और तेल के शुबे में $5 अरब और रेकोडिक मनसूबे में $6 अरब की सरमायाकारी की सिमत अमली पेश रफ्त हुई। इसके अलावा धमाका खेज मवाद और ऑयल टैंकरों के लिए मुल्की ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम नाफिज किया गया। शफाफियत के फ़रोग के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत ई-पैड्स को लाजमी करार दिया गया, जिसके तहत 10,000 सरकारी इदारे और 42,000 से ज़ायद सप्लायर्स रजिस्टर्ड हुए। ई-पैड्स के जरिए 5 लाख से ज़ायद सरकारी मुआहदे मुकम्मल किए गए, जिनकी मजमूई मालियत 1,408 अरब रुपए से ज़ायद रही। FBR में डिजिटल इनवाइसिंग, पॉइंट ऑफ सेल और मसनूई जहानत पर मबनी टैक्स निगरानी निज़ाम नाफिज किया गया। निजकारी और सरकारी नस्बो नस्क में बेहतरी के लिए वजारत निजकारी में ई-ऑफिस और डिजिटल रिकॉर्ड रूम कायम किया गया, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के अमल की बराह रास्त नशरियात को शफाफियत की मिसाल करार दिया गया। ई-ऑफिस के नफाज से सरकारी फाइल वर्क मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो गया और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में ऑडिट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फाल किया गया। समाजी शोबे में रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत के खात्मे के लिए 1,65,000 खानदानों को पैदावारी असासे फराहम किए गए, जबकि 2 लाख से ज़ायद खानदानों को बिलासूद कर्जे दिए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि 56% मुस्तफीद खानदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खुद कफील हो गए। तालीम के शोबे में इंटर्नशिप और इंडस्ट्री से मुंसलिक सर्टिफिकेट्स को लाजमी करार दिया गया, जबकि चीन और हुआवे के तामुल से हज़ारों तलबा और माहिरीन को जदीद तरबियत फराहम की गई। माहौलियाती और इंसानी हकूक़ के शोबे में कार्बन मार्केट पॉलिसी, पाकिस्तान ग्रीन टैक्सोनॉमी, कगाली तरमीम की तौसीक और लॉस एंड डैमेज फंड में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया गया। सिनफी तशद्दुद के खात्मे के लिए घरेलू तशद्दुद बिल 2025 पार्लिमान में पेश किया गया, जबकि बच्चों के हकूक़ के लिए पहला कौमी डेटा पोर्टल मुतारिफ कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारी के फ़रोग के लिए SIFC और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की क़यादत में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया, जहाँ 1 विंडो निज़ाम के तहत सैकड़ों रजिस्ट्रेशन और इजाज़तनामे जारी किए गए। रेगुलेटरी और इस्लाहात के नतीजे में सालाना 356.5 अरब रुपए के अखराजात में कमी मुमकिन हुई।
आखिर में रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 रियासती इदारों में शफाफियत, इस्तेहकाम और मौसर हुक्मरानी की एक जामे तस्वीर पेश करती है और मुस्तकबिल की इस्लाहत के लिए बुनियाद फराहम करती है। मिशेल पाकिस्तान की इस रिपोर्ट पर बात करें तो उनके CEO आमिर जहांगीर साहब से। आमिर जहांगीर साहब, पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 जारी की गई है। मुश्किल जियोपॉलिटिकल हालात के बावजूद इस्लाहाती रफ्तार बरकरार रखने को आप किस तरह देखते हैं? जी, ये पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट है। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट करता है जो रिफॉर्म पूरे एक साल में गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अपने इदारों के तहत किए होते हैं उनको। इसमें ये इस साल सेकंड एडिशन है। 2025 में जो रिफॉर्म्स हुए वो इसके अंदर डॉक्यूमेंट किए गए हैं, जो कि अगर हम इससे पिछले साल की रिफॉर्म्स को देखें तो वो 120 रिफॉर्म्स थे, जो इस साल बढ़कर 660 रिफॉर्म्स के करीब हो गई। तो हमें नजर ये आता है कि गवर्नमेंट का रिफॉर्म्स की तरफ जो ध्यान है वो काफी बढ़ गया है और बल्कि की तरफ प्रोएक्टिवली जो है काम शुरू किया गया। ठीक, मगर सर रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक साल में 135 इदारों में 600 से ज़्यादा इस्लाहात नाफिज हुई हैं। आप कह रहे गवर्नमेंट का रुझान बढ़ गया है, मगर इन इस्लाहात की जो मौसरियत है उसको जांचने का कोई बाकायदा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। क्या मुस्तकबिल में इस पहलू पर भी काम किया जाएगा? जी, जो अगली रिपोर्ट्स होंगी वो क्वालिटी ऑफ रिफॉर्म्स पे भी बात करेंगी, बट ये शुरू में हमें बेसलाइन एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी था कि हम रिफॉर्म्स को देखें कि वो रिफॉर्म्स डॉक्यूमेंट कैसे किए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में जितने रिफॉर्म्स होते रहे वो डॉक्यूमेंट नहीं हो पाते। उनको एक जगह पर नहीं देखा जाता कि वो हम देख सकें कि उसकी इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री किस तरह से बिल्ड की जा सकती है। तो ये पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट इस चीज़ की तरफ एक कदम है, किस तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। इसमें रिफॉर्म्स को जांचा जाता है कि कितने रिफॉर्म्स किए गए। ठीक, अच्छा अमित जहांगीर साहब, रिपोर्ट में डिजिटल नेशन एक्ट 2025, रास और डिजिटल गवर्नेंस इदारों के क़याम का जिक्र है। क्या ये इकदाम वाकई कारोबारी माहौल को आसान बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिजिटल पेमेंट के सिस्टम्स को फ़रोग़ देती हैं, डिजिटल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से देती हैं कि किस तरह से बिजनेस के अंदर डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल पेमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इससे ना सिर्फ शफाफियत आती है बल्कि एफिशिएंसी भी बढ़ती है इदारों के अंदर। अच्छा सर, अल्टीमेटली आवाम का भी कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है ना कि मजबूरी तौर पर मिशेल पाकिस्तान मुस्तकबिल में ये जो इस्लाहाती अमल है इसको कैसे ट्रैक करेगा, ताकि कम से कम ये यकीनी बनाया जा सके कि ये इस्लाहात कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर ज़मीनी हक़ाइक़ में भी तब्दील हों। जी, इसमें जितने रिफॉर्म्स हैं उसको रिफॉर्म को हमने डिफाइन ही इस तरह से किया है कि वो सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि उनको वेरीफाई किया गया है सिस्टम्स के थ्रू कि क्या उन रिफॉर्म्स को की अनाउंसमेंट किसी लीगल वे में इनकॉर्पोरेट की गई है कि नहीं, या वो किसी रेगुलेशन का पार्ट बने हैं कि नहीं। उन रिफॉर्म्स को इसमें डॉक्यूमेंट किया गया है जो लीगल रिफॉर्म्स जो लीगल प्रोसेस को अपने कंप्लीट करते हैं। सिर्फ अनाउंसमेंट या प्रेस रिलीजेस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर, मिशेल पाकिस्तान हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।